दोस्तों, आपको ये समिति और आयोगों द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं अपने मेंस के आंसर में ज़रूर डालने हैं। तो जो सुधार दिए गए हैं वो देख लेते हैं। न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी के नेतृत्व वाली समिति ने कहा है कि यदि राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए किसी विधेयक पर सहमति को रोकते हैं तो इस तरह का पाठ्यक्रम एक राज्यपाल से संवैधानिक खेल के नियमों का पालन करने के लिए अनुकूल नहीं होगा। दूसरी है, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग है। उसका कहना है कि एक समय सीमा होनी चाहिए जिसके भीतर राज्यपाल को यह निर्णय लेना चाहिए कि राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को मंजूरी दी जाए या नहीं। दोस्तों, आगे की जो समितियों और आयोगों की रिपोर्ट्स हैं वो वीडियो के आगे अंदर पता चलेगा, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में आईएएस पीसीएस चैनल में, जहां आपको मिलते हैं द हिंदू के एडिटोरियल्स का एनालिसिस हिंदी में। साथ ही आपको हिंदी में पीडीएफ भी मिलती है जो किसी अन्य चैनल पर उपलब्ध नहीं है। तो आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। आज का संपादकीय विश्लेषण है संवैधानिक चुप्पी, असंवैधानिक निष्क्रियता, सोर्स द हिंदू। लेख हाइलाइट्स देखते हैं। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया था, लेकिन उस संविधान में कुछ फ्लॉज, कुछ कमियां रह गई थी। जो संविधान निर्माताओं ने कुछ कमियां छोड़ दी थी, जैसे कि जो राज्यपाल है उसके संबंधित कुछ कमियां हैं, वो हम आगे देखते हैं। तो संदर्भ सबसे पहले अनुच्छेद 200 देखते हैं, राज्यपाल से संबंधित है। यह राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को दी गई स्वीकृति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों और राज्यपाल की अन्य शक्तियों जैसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने से संबंधित है। किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला होता है कि वो स्वीकार कर सकता है विधेयक को, दूसरा होता है कि वो अपनी सहमति रोक सकता है, तीसरा होता है कि वे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, या फिर वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। और जो अनुच्छेद 200 है उससे संबंधित क्या मुद्दा है कि यह विधानसभा द्वारा भेजे गए विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्यपाल के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। तो जो विधेयक राज्यपाल के पास भेजे जाते हैं वो अपनी स्वीकृति कब तक देंगे, ऐसा कोई समय सीमा, टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि उन्हें 14 दिन के अंदर देना है या 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर। इसका जो है दुरुपयोग किया जा रहा है राज्यपाल द्वारा। एग्जाम्पल देख लीजिए, आप ये एग्जाम्पल अपने आंसर में ज़रूर डालिएगा। 3 एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, ये आप अपने आंसर में डालिएगा। पहला है तमिलनाडु ऑनलाइन गैम्बलिंग का निषेध और ऑनलाइन गेम्स का नियमन विधेयक 2022। ये तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित हो गया, लेकिन राज्यपाल द्वारा अभी सहमति नहीं दी गई है। दूसरा है केरल लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022। तीसरा है तमिलनाडु में लगभग 20 विधेयकों को राज्यपाल की स्वीकृति का इंतजार है अभी। तो राज्यपाल के जो अनुच्छेद 200 द्वारा जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके एग्जाम्पल थे। अब संविधान में जो इसकी योजना की गई थी अनुच्छेद 200 के संदर्भ में, वो देखते हैं। संविधान सभा में प्रोफेसर शिबन लाल सक्सेना जी थे। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल के कार्य के लिए कोई समय सीमा कैसे निर्धारित नहीं की गई है, ऐसा क्यों हुआ है, उन्होंने इस पर प्रश्न उठाया था। दूसरा है कि पुरुषोत्तम नंबूदरी बनाम केरल राज्य 1962 का ये केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में कोई समय सीमा नहीं दी गई है राज्यपाल के संबंध में कि वो कब तक राज्यपाल जो है विधेयकों को स्वीकृति दे सकता है, और राष्ट्रपति या राज्यपाल जो है वो केवल अपने मंत्री परिषद के अनुरूप कार्य करते हैं। विधेयकों की स्वीकृति में विलंब करना एक मनमाना कार्य होगा जो असंवैधानिक है। तो राज्यपाल यदि विधेयकों में अपने अनुसार बस टाइम लिए जाएंगे तो ये एक असंवैधानिक चीज़ है। हम अनुच्छेद 201 देखते हैं। यह राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयकों से संबंधित है। विधेयक के परिणाम पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के लिए भी कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है। तो प्रक्रिया क्या होती है, यदि राष्ट्रपति इसे सदन को वापस भेजने का निर्णय लेते हैं तो विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए राज्य विधानसभा के लिए 6 महीने की समय सीमा लागू होती है।
उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा जो अनुमति रोकी गई है उसका उदाहरण भी देख लीजिए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट छूट विधेयक तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित किया गया। अब जो समय सीमा कोई निर्धारित नहीं है, उस पर समिति और आयोगों द्वारा सुझाव दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी के नेतृत्व वाली समिति। इसमें कहा गया है कि यदि राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए किसी विधेयक पर सहमति को रोकते हैं तो इस तरह का पाठ्यक्रम एक राज्यपाल से संवैधानिक खेल के नियमों का पालन करने के लिए अनुकूल नहीं होगा। दूसरा है संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाला राष्ट्रीय आयोग। तो इसने भी यही कहा है कि एक समय सीमा होना चाहिए जिसके भीतर राज्यपाल यह निर्णय ले कि वो राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को मंजूरी दे या नहीं दे। तीसरा सरकारी आयोग। दोस्तों ये जितने भी आयोगों की सुझाव आ रहे हैं ये आपको अपने मेंस के आंसर में लिखने हैं। राज्यपाल हड़बड़ी में बनाए गए कानूनों के खिलाफ सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करेंगे और उनके संचालन से राज्य सरकार और विधानमंडल को इस पर दूसरी नज़र रखने में सक्षम बनाया जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि राज्यपाल सुरक्षा वाल्व ना बनके केंद्र का एक एजेंट बन गया है। सरकारी आयोग ने कहा है मौजूदा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके सहमति देने में राज्यपाल की ओर से देरी से बचा जा सकता है। विधेयक के प्रारूपण के चरण में ही राज्यपाल के साथ पूर्व परामर्श किया जाना चाहिए और इसके निपटान के लिए समय सीमा भी निर्धारित करनी चाहिए। वे फॉरवर्ड यानी आगे का रास्ता देख लेते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। यहाँ आपको डेली द हिंदू के एडिटोरियल्स हिंदी में मिलते हैं। तो सबसे पहला है स्वतंत्र राज्यपाल को नियंत्रण और संतुलन के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है कि एक जो राज्यपाल हो वो नियंत्रण में और संतुलन में संवैधानिक रूप से कार्य करे। राज्यपाल को उचित समय के भीतर अपनी सहमति देनी होगी या फिर उसे असहमति देनी होगी, कुछ ना कुछ उसे एक्शन लेना होगा। ऐसी परिस्थितियों में किसी विशेष मामले में अनुबंध या कर्तव्य की आवश्यकता को आसानी से करने के लिए उचित समय सीमा निर्धारित करना आवश्यक है। तीसरा है कि संविधान को प्रासंगिक रूप से यह अर्थ प्रदान करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए कि राज्यपाल को उचित समय के भीतर विधेयकों पर कार्रवाई करनी चाहिए। या मान लीजिए उदाहरण के लिए 3 महीने हो गए या 6 महीने हो गए, इस टाइप से उसके लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। शमशेर सिंह और एन बनाम पंजाब राज्य न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर ने कहा था इस पर कि हो सकता है हमारे संस्थापक पिता राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं थे जो भयावह गालियों या विकृत गलतियों आएगा या भयावह गलतियों या विकृत विकास की भविष्यवाणी कर सकते थे। तो ये उनका एक कथन है। शमशेर सिंह और एन बनाम पंजाब राज्य, उसमें न्यायमूर्ति थे वीआर कृष्ण अय्यर। ये भी आप अपने आंसर में मेंस के डाल सकते हैं। ये ऐसा था कि संविधान सभा के जो मेंबर्स थे वो भविष्य नहीं जानते थे, इसलिए कोई गलतियां हो गई थी जिनको सुधारा जाना चाहिए। तो राज्यपाल की जो विधेयक संबंधी कार्य हैं उससे संबंधी एक बिल पास करना चाहिए और उसमें ऐड किया जाना चाहिए कि वो कितनी सीमा के अंतर्गत अपना देगा, सहमति देगा। दोस्तों यहाँ आपका एडिटोरियल समाप्त होता है। अब अभ्यास के लिए एक प्रश्न देख लेते हैं। 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनिवार्यताओं और विसंगतियों यदि कोई हो पर चर्चा करें जिसके कारण दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उपराज्यपाल की संस्था के बीच हाल ही में कथित संघर्ष हुआ है। क्या आपको लगता है कि यह भारतीय संघीय राजनीति के कामकाज में एक नई प्रवृत्ति को जन्म देगा? यह यूपीएससी 2016 का प्रश्न है, 200 शब्द और 10 मार्क्स का है। दोस्तों पिछली वाली वीडियो जिसमें आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था, यदि आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ दिया हुआ है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप पहले वीडियो देख लीजिए, एमसीक्यू एक बार पढ़ लीजिए तो आपको ये समझ में आएगा, वरना नहीं आ पाएगा। उसका उत्तर है सी, 1 और 3 सही। कथन विश्लेषण जानते हैं। कथन 1 सही है। ये कहता है कि विकास कार्य समूह की बैठकों का उद्देश्य विकासशील देशों, सबसे कम विकसित देशों और द्वीपीय देशों में विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा करना है। यह G20 सदस्य देशों के लिए एक साथ आने और बहुपक्षवाद को प्राथमिकता देने, विकास को बढ़ावा देने वाले समाधानों को साझा करने, विकास योजनाओं को फिर से तैयार करने और सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मंच है।
कथन 2 गलत था, उसका सही व्याख्या है इंडोनेशियाई G20 प्रेसिडेंसी 2022 G20 बाली अपडेट पेश करके पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रही, जो G20 आधुनिक जवाबदेही ढांचे का पालन करती है। आसियान सहमति म्यांमार के प्रति आसियान देशों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण है। तीसरा कथन सही है। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप DWG 2010 में बनाया गया था। यह विकासशील देशों, विशेष रूप से कम आय वाले देशों को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा करने और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक मंच बन गया है। 2016 में G20 ने DWG को सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा से संबंधित सभी G20 देशों में नीतिगत कार्यों के समन्वय और निगरानी का काम सौंपा। आज का प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। यह फेशियल रिकॉग्निशन से रिलेटेड है। दोस्तों, आजकल सभी मोबाइल्स ऐप्स में फेशियल रिकॉग्निशन आ गया है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइंस एंड टेक से रिलेटेड। पहला कथन है, यह चेहरे की छवि या वीडियो के माध्यम से किसी विषय को पहचानने या सत्यापित करने में सक्षम तकनीक को संदर्भित करता है। दूसरा है कि बायोमेट्रिक तकनीक के रूप में चेहरे की पहचान प्रणाली की सटीकता आइरिस पहचान और फिंगरप्रिंट पहचान से अधिक है। तीसरा है, वर्तमान में चेहरे की पहचान को विनियमित करने और ऐसी तकनीक से संबंधित डेटा को प्रतिबंधित करने के लिए भारत में कोई कानून नहीं है। तो इन पर विचार कीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। दोस्तों, आपको कमेंट में आंसर ज़रूर करना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3 या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, इसका PDF का पासवर्ड रहेगा राज्यपाल साइलेंस। थैंक यू।